अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अटेंडेंस एंटर कर दें प्लीज़, जैसे जैसे आप लोग आते जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अगर क्यूरीज हैं आपकी तो पहले आप हैंड रेज करके प्रीवियस क्यूरीज क्लियर कर लें, वरना फिर मैं वन टू वन सेशन जो है उसके लिए मैं बुलाता हूँ लोग, ताकि हम वो स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अब ये लिमिट हो गया हमारा टू 40 मिनट्स। तो मेरे जो 30 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा कि वो 5 + 30 + 5, अगर क्वेश्चंस फिर भी परटेन करते हैं हमारे वो आखिरी 5 मिनट्स में, तो फिर हम ज़रूर जो है वो इस जूम को भी 10 मिनट्स मज़ीद लेकर जाएं। वरना फिर अगर वो क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं है लेक्चर्स के बारे में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रूटीन तो यही चल रही, 10 + 30 फॉर लेक्चर एंड +10 मिनट्स फॉर अगेन फॉर क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर। तो अगर वो क्वेश्चंस आपके हैं ही नहीं, तो फिर क्यों एक और जूम मीटिंग करके तो उसको भी अपलोड करना पड़े। तो अगर क्वेश्चंस हैं तो रेज योर हैंड, वरना फिर मैं दो लोग बुला के तो अपना लेक्चर स्टार्ट कर। अब्दुल्ला अपेरेंटली हैज क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। जी अब्दुल्ला। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। वो रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो जो आप टाइनी यूआरएल पे चैप्टर्स अपलोड करते हैं, फाइनल के लिए हम उसी को पढ़ें या नहीं उसको नहीं नहीं, हट? जो मैं जो लेक्चर्स आपको करा रहा हूँ वो उसके लिए कर रहा हूँ, वो तो सपोर्टिंग स्लाइड्स अब आप समझें। मैंने जो लेक्चर्स आपको जो टॉपिक्स मैं इधर पढ़ा रहा हूँ वो आप मेन फोकस करें। वो तो स्पोर्टिंग उसको समझें, और वो जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में उसको आप मेन अपना फोकस बनाएं, क्योंकि अब मैं सारी स्लाइड्स नहीं यूज़ कर रहा उसमें।
ठीक है ना? वो तो मैं आपके ऐसे ही कर रहा हूँ और साथ वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो जो बच्चे जिनका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है ना, उनसे पूछ लिया करें एक दफ़ा कि मैंने कौन से च अगर आप वीडियोज़ दोबारा जाकर नहीं देखना चाहते हैं, अगर तो आपका भी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है और आप फ़ॉलो कर रहे हैं मुझे, तो वो टॉपिक लें जो कि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? सारे टॉपिक्स ना लें, क्योंकि स्लाइड शो में अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सारे टॉपिक्स को जो है ना क्रॉप करता। एंड पर एक समरी मैं करूँगा, यूँ करूँगा कि एक समरी में चैप्टर 4, 5, 6 के जो टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं, या जो टॉपिक्स सिर्फ़ मैंने पढ़ाए हैं, मैं उनकी समरी भी आपको दे दूँगा ताकि स्लाइड में से भी आप लोग वही टॉपिक्स कर लें। ठीक है ना? वरना आप एक समरी उनसे भी ले सकते हैं जो कि मतलब लोग फ़ॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली। अगर तो आपको भी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, आप फ़ॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, फिर तो बहुत अच्छी बात है। वरना वीडियोज़ में भी वो चीज़ है और दूसरा ये है कि मैं भी एक समरी दे दूँगा एंड पे, इसकी टेंशन आप मत लें। ठीक है ना? तो सारी चीज़ स्लाइड तो में वो जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कोर्स आउटलाइन में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सर, अगर हम लोग वही सिर्फ कर लें कोर्स स्लाइड आउटलाइन से वाली और मैं एक मतलब दफ़ा देख लूँगा, मैं कोर्स आउटलाइन वाली भी देख लूँगा, ठीक है? कोर्स आउटलाइन में, लेकिन कोर्स आउटलाइन में भी 1-2 टॉपिक्स हैं जो कि निकल गए हैं अब, अभी तक हमने नहीं कवर किए हैं, ठीक है ना? वो टेंशन लेंगे अब मज़ीद, और तो कुछ नहीं करेंगे उसमें। और सर एक और चीज़ मैंने जी। पूछनी थी कि ये कंफर्म है कि पेपर्स ऑनलाइन ही होंगे फाइनल पेपर्स? अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं इस तरह की चीज़ आई है। मेरे मेरे तक नहीं पहुँची, हमारे तक कन्फर्मेशन नहीं पहुँची, वरना हमें बताया जाता कि आप तैयारी करें या फिर आप बताएँ कि कैसे करेंगे। अभी तक पीईसी से जो हमें पता है, इंजीनियरिंग का जो है ना, वो तो उन्होंने कहा हुआ है कि इंजीनियरिंग तो तभी पेपर लें जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी। ये जो है ये एक शिक थी। अब आप लोगों का किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है, और सब्जेक्ट तो वैसे इंजीनियरिंग में ये फ़ॉल करता है। लेकिन अगर आप लोगों का जो एरिया है वो नॉन इंजीनियरिंग में फ़ॉल करता है, तो पता नहीं अब ये सब्जेक्ट आपका लिया जाएगा पेपर, नहीं लिया जाएगा, मुझे अभी इस बारे में कोई पता नहीं है। ठीक है ना? ये सोचने वाली बातें हैं। तो आपके अगर बाकी पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या आपके जो फ़ील्ड के जो एचओडी हैं वो ये कहेंगे कि इस पेपर को भी ऑनलाइन कर लिया जाए, नहीं कर लिया जाए, क्या चक्कर चलेगा? अभी तक हमें पता नहीं, मीटिंग्स हो रही हैं इस बारे में बहरहाल, लेकिन अभी तक कोई फाइनल चीज़ नहीं निकली है इस बारे में। तो ये थैंक यू ये सर। लेटेस्ट सिचुएशन है। ठीक है। ओके, इन क्यूरीज़ को वैसे एंड पर रखा करें उसके, तो बेहतर होता है कि ताकि हम अपना एक दफ़ा कोर्स गो थ्रू कर लें ना। चलें, शफ़क़त और तूबा अगर आ गए हैं तो आज हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली रेज़ योर हैंड, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो मुझे मैसेज कर दें, कोई मसला है इंटरनेट कनेक्शन का। शफ़क़त इज़ रेडी। तूबा, इज़ तूबा हियर? मेरे ख़्याल है तूबा आई नहीं है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आसिया, इज़ आसिया हियर? और इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दें, दैट्स ओके, वी विल नॉट पिक यू टुडे, या कोई और मसला है? मेरे ख्याल है तुबा, तुबा इज हियर। तुबा, यू डोंट वांट टू कम? तुबा, आसिया, फिर वरीशा पीछे रह जाती हैं। आज के लिए वरीशा आ जाएं तो फिर हम लोग नेक्स्ट के लिए जो है ना वो कर लेते हैं। मेरी आवाज़ आ रही शफकत? मेरा ख्याल है आ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी, हाँ, अच्छा, आज तूबा का भी इशू है, आपका भी आज का इशू है। वरीशा काइंडली, ओके, वरीशा आ गई हैं तो हम आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन चलें, कोशिश करें कि इनको भी रेस्ट दें, क्योंकि वरीशा पिछले भी लेक्चर में थी हमारे साथ। बहरहाल चलें, अच्छा हो गया, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में थी तो काउंटर मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत। बहरहाल लेकिन मैं नए सिरे से काउंटर स्टार्ट करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक, जिस तरह मैंने बताया कि काउंटर्स होगा, तो रजिस्टर और काउंटर में क्या फ़र्क है? रजिस्टर्स मेनली जो है वो स्टोरेज के लिए हमने देखा, और स्टोरेज में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कितने भी, जितने बिट का स्टोरेज है। तो अगर फॉर एग्जांपल 4 बिट रजिस्टर हैं, तो वो 4 बिट का कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो 4 बिट में आपके पास 0000 से लेकर 1111 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो 4 बिट रजिस्टर जो है वो 4 बिट में कोई भी 1101 आपने दिया तो वो स्टोर कर सकेगा एट अ टाइम। जबकि जो काउंटर्स होते हैं वो हमने पहले जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि काउंटर्स एक प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस से जाते हैं। तो अगर 2 बिट का रजिस्टर, 2 बिट का काउंटर है, तो इट इज पॉसिबल कि वो 00, 01, 10 और 11 एंड अगेन 00 इस तरह फ्लो में जाता रहे, जब तक कि उसको क्लॉक पल्सेस मिल रही हैं। सिर्फ उसका एक की पॉइंट होता है, एक खाना होता है, वो क्लॉक पल्सेस होती हैं। जब तक क्लॉक पल्सेस मिलती रहती हैं उसको, वो चलता रहता है। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो उसका दूसरा मेन सोर्स, पावर सोर्स है ही है, ठीक है ना? और जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस यही हो, ये भी हो सकता है कि सीक्वेंस उसका 11, 10, 01 इस तरह का भी सीक्वेंस हो सकता है, तो इसको भी काउंटर ही आप कहेंगे। लेकिन हम जो काउंटर पढ़ रहे हैं बाइनरी काउंटर्स हैं, और बाइनरी काउंटर्स में नॉर्मली यही सीक्वेंस चलता है जो कि नॉर्मल बाइनरी सीक्वेंस चलता है, ठीक है?
देन आप ग्रे कोड वाले काउंटर्स भी कह सकते हैं कि जिसमें 0001 1110 इस तरह के भी काउंटर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने उधर तक नहीं जाना। फिर ऐसे भी काउंटर हो सकते हैं जिसमें आप कहें कि जिस तरह बीसीडी काउंटर्स हैं कि आप 0000 से स्टार्ट होते हैं, जाते हैं 1001 तक इन नॉर्मल काउंटिंग, और 1001 से वापस 0000 तक आ जाते हैं। बीसीडी काउंटर होंगे क्योंकि 0 से 9 तक काउंटिंग हो रही है और वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम टाइप्स देखेंगे कैसे पढ़ेंगे, और इसमें हम एक टाइप इंशाल्लाह आज ही शायद पढ़ लें कि हमने कैसे रोकना होता है किसी भी वैल्यू के ऊपर काउंटर को, ठीक है। एसिंक्रोनस में बड़ा आसान होता है, सिंक्रोनस तक हम जाएंगे ही नहीं शायद, कल वो टॉपिक होगा। बार तो दो कैटेगरीज, जिस तरह मैं बोल भी रहा हूँ कि काउंटर्स में आपके पास दो कैटेगरीज आएंगी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। इन दोनों में क्या फर्क होगा बेसिक, वो देखते साथ हमें ऐसे पता चलेगा कि सिंक्रोनस के जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे ना, उनकी की सब फ्लिप फ्लॉप्स पे क्लॉक कॉमन होगी, सारों को एक ही जगह से क्लॉक आ रही होगी जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे। और एसिंक्रोनस के जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे उनमें से एलएसबी वाला फ्लिप फ्लॉप होगा, सबसे छोटा फ्लिप फ्लॉप होगा जिसके नॉर्मल क्लॉक दी गई होगी, और बाकी सब की जो क्लॉक होगी वो किसी ना किसी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से गिवन होगी। वो हम देखेंगे आज, तो इंशाल्लाह हमें ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में मेन फर्क, सिंक्रोनस के सारे सर्किट में मेन फर्क यही होता है कि क्लॉक उन सब की कॉमन होती है, एक पॉइंट से होती है। एसिंक्रोनस में कहीं पर क्लॉक कॉमन होती है और कहीं पर क्लॉक कहीं आगे पीछे की किसी आउटपुट से दी गई होती है, ठीक है ना। तो एक मेजर फर्क यही होता है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में। फिर काउंटर्स कितने बिट का होगा वो हमें पता चलेगा कि वो काउंटिंग कितनी बिट की कर रहा है। अगर वो 3 बिट काउंटर है तो 000 से 111 में आउटपुट से पहचाना जाएगा, अच्छा इसके अंदर 3 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। अगर 4 बिट काउंटर है, 00 से 1111 जा रहा है, या बीसीडी काउंटर है 1001 जा रहा है और फिर सर्कल कर रहा है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। तो इस तरह हमें पता भी चल जाएगा कितने बिट काउंटर कितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। तो ये भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन बात इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये छोटी बातें हैं, कितने बिट का काउंटर होगा, कितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, ये सारी छोटी बातें हैं। ये बड़ा आसान काम है, आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आपको देखते साथ आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा इतनी काउंटिंग हो रही है। जीरो, अगर आपने 0 से 20 काउंटिंग करनी है तो आपके पास 25 बिट्स के अंदर आता है, तो 5 फ्लिप फ्लॉप लगने चाहिए। इतना आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए अब तक। तो हमारा मकसद कंस्ट्रक्शन से है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर का दूसरा नाम, जो कि टॉपिक का नाम भी है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, रिपल काउंटर्स कहलाते हैं, ठीक है। रिपल काउंटर्स क्यों है वो अभी थोड़ी देर में आपको अंदाजा होगा, क्योंकि एक की आउटपुट रिपल बनती है या क्लॉक सोर्स बनती है दूसरे के लिए, इसलिए इनको रिपल काउंटर्स कह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। तो रिपल काउंटर्स दूसरा नाम क्या है, एसिंक्रोनस काउंटर्स, ठीक है ना। तो रिपल काउंटर्स आल्सो नोन एज एसिंक्रोनस काउंटर। अब आ जाए रिपल काउंटर्स या एसिंक्रोनस काउंटर्स के की पॉइंट्स की तरफ। सिंक्रोनस हम कल करेंगे, आज करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ एसिंक्रोनस काउंटर्स या दूसरा नाम उनका रिपल काउंटर्स करेंगे। 3 की पॉइंट्स होते हैं जनाब एसिंक्रोनस काउंटर्स को बनाने के लिए। पहला की पॉइंट जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्लिप फ्लॉप हमेशा हमेशा जो है वो कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में यूज होते हैं। तो हमने 3 फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। मैंने तीनों का स्टेट टेबल पीछे पिछले लेक्चर में दिखाया था, लेकिन मैं इसमें नहीं दिखाने लगा। जे के फ्लिप फ्लॉप का अगर आप जे और के दोनों इनपुट्स 1 कर दें तो इसकी आउटपुट हमेशा अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करती है प्रीवियस स्टेट के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब काउंटर में यूज हो रहे होंगे तो जे के को कॉमन करके हमने 1 दे दिया होगा इनपुट पर, यानी कि इसकी ये सूरत हाल होगी। क्लॉक जहां मर्जी से आ रही होगी, ठीक है ना, वो तो हम देखेंगे, क्लॉक जहां मर्जी से आ रही होगी, लेकिन जे के को 1 कर दिया गया होगा। सारे जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, फ्लिप फ्लॉप कितने यूज होंगे वो मैंने पहले बताया, डिपेंड करेगा हम काउंटिंग कितनी कर रहे हैं, तो उसमें कितनी बिट्स है उस बिट्स के हिसाब से फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। और सारे फ्लिप फ्लॉप जे के अगर यूज हो रहे हैं, सारे या तो जे के यूज होंगे या टी के यूज होंगे या डी के होंगे। एक बात ये भी ज़हन में, कोई बीच में हम इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, आधे जे के यूज कर लिए, आधे डी के टी के कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है। जितने भी होंगे कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में होंगे। कॉम्प्लीमेंटिंग मोड से क्या मुराद है कि अगर जेके का फ्लिप फ्लॉप है तो सारी इनपुट्स उसकी जेके की दोनों इनपुट्स 1 होंगी। अगर टी फ्लिप फ्लॉप है तो टी इनपुट भी हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि टी में कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में काम करता है। अगर डी फ्लिप फ्लॉप है तो डी का क्या करेंगे कि डी को इनपुट क्यू बार वाली वापस लेकर देंगे, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप को अगर कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में काम कराना है तो उसकी जो क्यू आउटपुट होती है और क्यू बार आउटपुट होती है, तो उस आउटपुट को हम इनपुट के साथ वापस ले आएंगे, और ये क्यू को हम यूज करेंगे अगली क्लॉक के लिए। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में होना चाहिए एसिंक्रोनस काउंटिंग के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
हम करने दो किस्म की काउंटिंग होती है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के लिए पहले मैं इसका तारुफ करा दूं। दो किस्म की काउंटिंग होती है, को कहते हैं अप काउंटिंग और एक को कहते हैं डाउन काउंटिंग। ये बड़ी सिंपल चीज है। अप काउंटिंग से मुराद ये है कि आप 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 4 इस तरह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर 0 9 के बाद, या अगर 7, अगर 3 बिट का काउंटर है तो 7 के बाद 0, अगर 4 बिट का काउंटर है तो 15 के बाद 0। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। डाउन काउंटिंग में आप करते हैं एक्सपेक्ट 0 के बाद 15 अगर 4 बिट का है, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13 और फिर 1 के बाद 0। ठीक है। अगर 7 बिट, अगर 3 बिट का है तो आप करते हैं 7, 6, 5, ये डाउन काउंटिंग है। तो हम नॉर्मली अप काउंटिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं काउंटिंग अप साइड पर हो। तो अप काउंटिंग के लिए एसिंक्रोनस में आप देखेंगे कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होने चाहिए, यानी कि उनकी क्लॉक जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड नहीं बल्कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अप काउंटिंग के लिए आपको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, और इसी का रिवर्स आप निकालने के, अगर आपने डाउन काउंटिंग करनी हो तो आपको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। ठीक है, फॉर अप काउंटिंग। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एसिंक्रोनस के लिए, काउंटर्स के लिए ये याद रखना है। ठीक है, अप काउंटिंग। और इसी तरीके से इसका इन्वर्ट क्या होगा कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आपको चाहिए फॉर एज ट्रिगर्ड फॉर डाउन काउंटिंग। ठीक है, या रिवर्स काउंटिंग। तो ये अप टू यू। लेकिन हम लोग क्योंकि स्ट्रेट काउंटिंग को देखेंगे, अप काउंटिंग को देखेंगे, तो हम लोग अपने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आपको फिगर में नजर आएगा। थर्ड की पॉइंट फॉर एसिंक्रोनस काउंटिंग है कि जो कि ये मेजर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है। ठीक है ना, ये इन दोनों के साथ चले मिला लें। ठीक है, कि हमेशा जो आउटपुट बनेगी ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, या यूं समझ लें कि प्रीवियस लोअर बिट, प्रीवियस लोअर बिट, ये आपको जब मैं बनाऊंगा तब भी आपको समझ आएगी। प्रीवियस लोअर बिट, ये आउटपुट जो बन जाएगी, ये क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप बनेगी, क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो हमने ये जिक्र किया था ना कि क्लॉक कॉमन नहीं होगी, तो फिर हमने ये भी देखना ना कि क्लॉक फिर कहां से मिलेगी। पहले की तो हम क्लॉक देंगे नॉर्मल क्लॉक, पहले का तो हमारा जो सिग्नल होगा वो क्लॉक सिग्नल होगा पहले फ्लिप फ्लॉप की। तो फिर हमने जितने बाकी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं उसको हम क्या करेंगे, तो हम वहां से ये थर्ड पॉइंट आ गया कि वो जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक्स होंगी वो जो है नेक्स्ट को क्लॉक मिलेंगी, प्रीवियस आउटपुट जो है क्लॉक मिलेंगी। एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए, जब वो आपके सामने पिक्चर आएगी तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा हमने ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं। पहले मैं जे के से बनाता हूँ, टी और डी का क्योंकि मेरे पास स्लाइड शो भी बना हुआ है, बुक में भी बना हुआ है, इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी, इसलिए पहले मैं जे के से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 4 बिट का काउंटर बनाना है, तो मैं 4 फ्लिप फ्लॉप जे के लूंगा और इन तीनों की पॉइंट्स को ध्यान में रखूंगा। पहला की पॉइंट जे के को मैंने 1 रखना इनपुट, वो मैं बाद में रखूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी डायग्राम बनानी पड़ेगी। पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट तो मैं क्लॉक रख सकता हूँ और इसकी आउटपुट को मैं Q1 कहूंगा। ठीक है, दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें मैं थर्ड पॉइंट लगाने लगा हूं, इसकी जो क्लॉक है ये देखें नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मैं ले रहा हूँ, सेकंड पॉइंट मैंने साथ ही लगाया हुआ है। अप काउंटिंग वाला मैंने पॉइंट जो है वो मैंने साथ ही लगाया हुआ है, मुझे स्पेस जरा चाहिए होगी इसलिए मैं इनको करीब करीब लगा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने साथ ही लगाया हुआ है कि जो क्लॉक है इनकी वो मैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट मैंने साथ ही लगाया हुआ है। ठीक है, और अब देखें आउटपुट प्रीवियस की मैं नेक्स्ट की क्लॉक बना रहा हूँ। ठीक है ना, और क्लॉक सिर्फ एक जगह पर गिवन है, कॉमन नहीं गिवन है, तो ये एसिंक्रोनस या रिपल, रिपलिंग यही कहते हैं कि पिछली आउटपुट अगले की क्लॉक बन रही है, इसको रिपल कहते हैं, रिपल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, पानी में रिपल जिस तरह होते हैं ना, एक वेव दूसरी वेव को आगे पहुंचाती है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको मैं Q2 कह रहा हूं। ये अभी तो Q1 Q2 बड़ा नेचुरल लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको इसको मैं Q4 कह रहा हूं आउटपुट को। ये अब आपको अननेचुरल लगेगा, मैं वो भी वजाहत कर दूंगा क्यों मैंने Q4 और Q8 का है। और फाइनल को मैं Q8 कह रहा हूँ। इसकी आउटपुट क्योंकि अब 4 बिट है तो इसकी आउटपुट आगे कहीं मजीद नहीं जाएगी बल्कि ये आउटपुट ही बनेगी जे के। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स फॉलो कर लिए। पहला पॉइंट ये कि नेगेटिव एज ट्रिगर, सेकंड पॉइंट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फॉर अप काउंटिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने फॉलो कर लिया कि क्लॉक सिर्फ पहले वाले को मिली और बाकियों की जो आउटपुट है प्रीवियस की जो LSB बनी Q1 Q2, ठीक है, Q2 की क्लॉक आउटपुट Q4 की क्लॉक बनी, Q4 की आउटपुट Q8 की क्लॉक बनी। ठीक है, जो प्रीवियस Q1 Q2 Q4 Q8 इस मुनासबत से कहा गया, Q8 जो है वो यहाँ पर वेट बनेगा।
तो अगर 1 0 1 1 होंगे ये एक वक्त में, तो हम 8 4 2 और 1 इसको हम पढ़ेंगे 8 4 10 12 1 13 आया हुआ आउटपुट पर। ये भी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। बाकी पहला पॉइंट रह गया जिसमें कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में इनको लाना है सबको। तो जे के को टाई करें और 1 लॉजिक दे दें, इस पे इनपुट पर 1 दे दें, ठीक है। तो मैं जे के सबको टाई करता हूं और इनपुट पर मैं 1 दे देता हूं, इनपुट पर मैं 1 दे देता हूं। ये मेरा काउंटर तैयार हो गया। अब इस काउंटर की खास बात यह कि हम आउटपुट जब देखेंगे तो हम आउटपुट पैरेलल में देखेंगे, Q1 Q2 Q4 और Q8 को इकट्ठा देखेंगे और Q8 को हम अपनी MSB के तौर पर देखेंगे और Q1 को हम LSB के तौर पर देखेंगे। तो हम यूं देखेंगे Q8 पर क्या आ रहा है इस वक्त, Q4 पर क्या आ रहा है, Q2 पर क्या आ रहा है, Q1 पर क्या आ रहा है, इनको इकट्ठा देखेंगे। इकट्ठे देखते हुए हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा हम उस कॉम्बिनेशन को रीड करेंगे कि इस वक्त ये कॉम्बिनेशन है। और क्लॉक पल्सेस के हिसाब से हम देखेंगे कि पहले से क्या कॉम्बिनेशन था और इसके बाद क्या कॉम्बिनेशन आया, ठीक है। तो अब जरा इसका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस बड़ा आसान है। इसके एनालिसिस में देखें, सबसे पहले हम क्लॉक के रिस्पेक्ट करेंगे। काउंटर का हमेशा एनालिसिस क्लॉक की पल्सेस के रिस्पेक्ट से होता है। वैसे तो किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट का क्लॉक के रिस्पेक्ट से होता है, लेकिन काउंटर का मोस्टली क्लॉक के रिस्पेक्ट से होता है। तो हमें ये तो पता चल गया ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो हमने एक क्लॉक बनाई अपनी CL के क्लॉक में बनाने लगा हूं, ठीक है। मैं ब्लैक से बना रहा हूँ क्लॉक ये। तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो मैं नेगेटिव पल्सेस को हाईलाइट करूंगा, खास तौर पर उनकी एजेस लिखूंगा, ठीक है। तो ये हाई टू लो, 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 1 2 3 4 5। मुझे 15 पल्सेस अगर मिल जाए तो मेरा ये पूरा एनालिसिस खत्म हो जाएगा इन्हीं के ऊपर। लेकिन लेट्स सी, 6 7 8 तो मिल गई, मुझे 8 और चाहिए, 9 10 16 पल्सेस एक्चुअली, 11 12 13 14 15 16 एंड 17। चलें 17 पल्सेस मिल गई। अब मैं Q1 अपनी ड्रॉ करता हूं। Q1 मैं ब्लू से ले रहा हूं। Q1 जो मैंने ड्रॉ किया, देखें Q1 क्या कर रहा है। सिर्फ आप Q1 को छोड़े, बाकी सबको छोड़ दें। Q1 की क्लॉक इनपुट बनी हुई है और Q1 कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपने आप को। कब कर रहा है? जब भी नेगेटिव एज आती है, ठीक है ना। यही तो Q1 का काम है। Q1 ने जब भी क्लॉक की नेगेटिव एज आएगी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो नेगेटिव एज Q1 अज्यूम करे 0 से स्टार्ट हुआ, तो अपने आप को नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट करेगा नेगेटिव एज पर। हर नेगेटिव एज पर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, हर नेगेटिव एज पर कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हर नेगेटिव एज पर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करी जा रहा है क्लॉक की। अच्छा, व्हाट अबाउट Q2? अब Q2 पर है, Q2 का एनालिसिस करें लहदा से। Q2 अज्यूमिंग 0 पे स्टार्ट होता है। Q2 की क्लॉक क्या है? Q1। और Q1 आपने देखा कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो Q1 Q2 की क्लॉक बन गया। तो जब Q1 की नेगेटिव एज आएगी, Q2 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा। Q2 भी कॉम्प्लीमेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, लेकिन उसकी क्लॉक Q1 बनी है। तो Q1 की जब भी नेगेटिव एज आएगी, यानी हाई टू लो जब भी होगा Q2, ठीक है, हाई टू लो जब भी Q2 होगा, तो तब सॉरी Q1 जब भी हाई टू लो होगा तो Q2 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो अगेन अज्यूमिंग कि Q2 जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो जब भी Q1 हाई टू लो होगा तो Q2 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन Q2 की बनेगी क्लॉक की एजेस की रिस्पेक्ट से, ठीक है। और इसके बाद अगर हम Q4 ड्रॉ करें, ठीक है, तो Q4 की क्लॉक Q2 बनी हुई है और Q4 भी कॉम्प्लीमेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, ठीक है। तो Q4 के लिए तो क्लॉक Q2 बनी है, तो Q2 की जो भी नेगेटिव एजेस होंगी उसमें Q4 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। और फाइनली Q8, अगेन आई एम यूजिंग ब्लैक मार्कर, Q8 के लिए Q4 क्लॉक बनी हुई है, तो वो अपनी नेगेटिव एज पे अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अच्छा, Q8 आगे किसी क्लॉक नहीं है, तो Q8 की हमें एजेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप जरा गौर करें कि जो
इसको देखने वाला है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा एक वक्त में सारी की सारी Q1 Q2 Q4 Q8 सारी की सारी ऑब्जर्व कर रहा होगा, और वो ऑब्जर्व कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक एज, वो किसी और चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा बल्कि विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक एज कर रहा होगा। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक एज ऑब्जर्व करें तो आपको आउटपुट पर क्या मिल रहा है, सॉरी क्लॉक एज, विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक एज अगर आप इसके खाने बनाएं तो आपको क्या मिल रहा है। मैं जरा शुरू के चंद खाने विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक एज बनाता हूं, तो देखें आपको Q1 0 मिल रहा है, Q2 0 मिल रहा है, Q4 Q8 0 मिल रहा है। अगले क्लॉक एज के रिस्पेक्ट से आपको Q8 0 मिल रहा है, Q4 0 मिल रहा है, Q2 0 मिल रहा है और Q1 1 मिल रहा है। तो ये मिल रहा है Q8 0, Q4 0, Q2 0, Q1 0। तो ये आप जब पढ़ेंगे Q1 को LSB रख के और Q8 को LSB रख के MSB रख के, तो क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। अब अगली क्लॉक एज पे आए तो अगली क्लॉक एज के हिसाब से ये 0 बन गया, Q2 1 बन गया, Q4 0 बन गया और Q8 0 बन गया। तो ये क्या बन गया, ये क्या हुआ 2। ड्राइंग छोड़ दें अभी, वरीशा और शफकत ड्राइंग छोड़ दें, बाद में इंशाल्लाह ये आपको मौका मिलेगा, आपके पास स्लाइड में भी ये सारी चीजें कवर हुई हुई हैं, टेंशन ना ले इसको, पहले समझने पे गौर करें। ठीक है, आई होप कि ये सारा क्लियर हो गया हो आपको, आप दोनों को ये समझ आई कि कैसे मैंने ड्रॉ किया, सब कुछ क्या हुआ है। यस सर। ठीक है ना, हाँ बस ये समझना इंपॉर्टेंट है, स्लाइड पे सारी चीजें एज इट इज गिवन है, ये वे फॉर्म भी गिवन, मैं दिखा दूंगा, टी और डी की भी मैंने बनाया हुआ है, सब कुछ गिवन है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों के पास होगा, समझना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। ठीक है ना, तो अगर आपको समझ, तो देखें पहली क्लॉक पल्स पे 0 0 0 0 ऑल 0, फिर 1 आया, फिर आपके पास 2 आया, अगली क्लॉक एज पे देखें क्या आ गया 1, और ये भी 1 और ये दोनों 0, तो अब क्या आया आपके पास 3 आया। फिर अगली क्लॉक एज के रिस्पेक्ट से आप देखेंगे 0 0 1 0, जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया 4। ठीक है, फिर आप देखें 0 0 1, सॉरी ये 1 आता है 1 0, जब आप इसको Q1 को ऑब्जर्व करेंगे एज LSB तो 0 1 0 1 5। ठीक है, आपकी वेव फॉर्म यही रहेंगी अगर आप टी को भी कॉम्प्लीमेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में और इसी कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं। अगर आप जेके की बजाय सिर्फ टी यहाँ पर रिप्लेस कर दें ना और टी को हाई रखें और बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखें, तो आपका एग्जैक्ट जो है ये यही वाला फ्लिप फ्लॉप बनता है। टी को आप हाई रख दें, एग्जैक्ट यही एनालिसिस होता है और कोई एनालिसिस में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको टी फ्लिप फ्लॉप से भी देखें, मैंने फौरन से टी फ्लिप फ्लॉप से भी आपका ये बनवा दिया है। ठीक है ना, और ये सारी की सारी ये 15 तक जाएगा। अब आखिरी ये आपके पास यहाँ पर देखें 1 1 1 और ये 1 15, और 15 के बाद देखें 0 0 0 0 और दोबारा ये सारा खेल चल पड़ेगा 1 0 0 0। ठीक है, तो ये जब तक आपकी क्लॉक एज चलती रहेगी उसका यही एक फूड सोर्स है, ये करता रहेगा। आपको मैं जरा ये स्लाइड पर भी दिखाता हूँ, लेकिन स्लाइड पर जाने से पहले समझ आ गई है ये वरीशा और शफकत, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं काउंटर कैसे बन रहा है, क्लॉक के रिस्पेक्ट से चलता रहेगा स्टेट्स 0 0 0 0 0 0 से 1 1 1 1 तक जाएगा, दोबारा 0 0 0 0 तक जाएगा। ठीक है ना, और इस तरह ये चलता रहेगा अपने आप को इस तरीके से पूरा एज ए 4 बिट चलाता रहेगा। अगर ये आप 3 कर देंगे तो ये 0 0 0 से 1 1 1 तक जाएगा और फिर दोबारा 0 0 0 पे जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर कि अगर आप 3 बिट का कर देंगे, ये हटा देंगे तो ये 3 बिट का बन जाएगा, क्योंकि आप Q4 आगे Q8 पे नहीं दे रहा, तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, Q8 आपके पास खत्म हो जाएगा। बाकी एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो बाकी आपको पता चलेगा कि यहीं इसके बाद ही रेपिटेशन शुरू हो गई है। ठीक है ना, इसके बाद ही यहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो गई है, 1 1 1 के बाद ये 0 0 0 आना शुरू हो गया, फिर 0 0 1 आना शुरू हो गया, फिर 0 1 0 1 0 आना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो ये 3 बिट में ये रेपिटेशन शुरू हो गई है। जरा बुक ने जो है वो डिफरेंट तरीके से स्कीम बनाई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि मैं बुक की आपको स्लाइड शो भी दिखा सकूं। ठीक है, तो बुक ने जो स्कीम बनाई है वो ऐसे बनाई है, इस तरह, दूसरा इस तरह, तीसरा इस तरह और चौथा इस तरह। तो क्लॉक उसने क्या किया, बस ये हमारा आज का इंशाल्लाह ये आखिरी टॉपिक है। क्लॉक उसने इस तरीके से फिर शो की है, पहले वाली क्लॉक यूं शो कर दी है, ठीक है, दूसरे वाली क्लॉक फिर ये इस तरीके से शो कर दी है उसने, तीसरे वाली क्लॉक जो है फिर वो इस तरह शो कर दी है। ठीक है, और टी का सारी उसने यूं लॉजिक फिर बाइंड की है। थोड़ा सा ये जरा रफ सा सर्किट बना है 1, ठीक है, टी 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 और टी, ये मैं बुक वाला आपको दिखा देता हूँ।
और ये आउटपुट्स Q1 Q2, बस उसने हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो उसने वर्टिकल ड्रॉ किया। तो ये मैं आपको स्लाइड पर दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। तो स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। तो ये देखें टी उसने वर्टिकली दिखा दिया है। तो तीनों पॉइंट्स जरा देखें जरा। पहला कि सारी क्लॉक्स जो है वो नेगेटिव है, सिर्फ टी पे अभी और करें, डी वाली फिगर को छोड़ दें, सारी क्लॉक्स नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सारे टी जो है वो 1 है, टी फ्लिप फ्लॉप अगर यूज किया 1 है तो कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में है। और आखिरी पॉइंट कि अगर सारी जो है पहले वाली की क्लॉक मिल रही है डायरेक्ट काउंट, जिसको कहा गया, जिसको क्लॉक हम कह रहे थे, काउंट या क्लॉक एक ही बात है, ठीक है ना। काउंट का मतलब ये काउंट इनेबल किया हुआ है, यानी क्लॉक पल्स दी हुई है। और बाकी देखें पिछली जो आउटपुट्स हैं वो अगली क्लॉक बन रही है, अगले की क्लॉक बन रही है, अगले की क्लॉक बन रही है। इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप को कॉम्प्लीमेंटिंग में लगाने के लिए सिर्फ क्या किया, क्यू बार को डी में वापस दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप के यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये इजी है सारा, बहुत बहुत इजी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ये जो वेवफॉर्म मैंने बनाई थी इन्होंने कैसे बनाई हुई है। तो ये क्लॉक की पल्सेस नंबर दी हुई है, ठीक है, 16 क्लॉक पल्सेस। क्यू नॉट आपके पास, इन्होंने क्यू नॉट Q1 Q2 Q3 नेम कर दिया, मैंने Q1 Q2 Q4 Q8 नेम दिया हुआ था, ठीक है। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने वेट के हिसाब से नाम दिया हुआ था, इन्होंने पोजीशन के हिसाब से वेट नाम दिया हुआ, ठीक है। तो ये Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो ये आपके पास अगर आप इनको एक वक्त में एक कॉम्बिनेशन देखेंगे 0000 0001 0010 0011, ठीक है, 0100, तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आई होप के आपको एसिंक्रोनस काउंटर समझ लग गया। मैंने एक टॉपिक और रखा हुआ था लेकिन वो मैं कल के लिए रखूंगा, आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफी है, ठीक है। मैंने ये रखा हुआ था कि एसिंक्रोनस काउंटर को से बीसीडी काउंटर आपने कैसे बनाना है, यानी कि आप किसी भी वैल्यू पर, एक तो बीसीडी काउंटर है यानी कि 0 से 9, ये तो 0 से 15 है ना, तो अगर आप चाहें तो 0 से 9 तक रखें इसको और बाकी रोक लें। इसके लिए एक यूनिवर्सल काम कर सकते हैं हम लोग, वो इंशाल्लाह फिर मैं कल पे रख देता हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चंस बाकी लोगों के हैं तो प्लीज, अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो इस पे करें, ठीक है ना, वरना वो मैं कल ही करा दूंगा बाकी काउंटर्स के साथ, क्योंकि बाकी हम लोगों ने जो सिंक्रोनस काउंटर है वो भी आसान रहेंगे हमारे लिए, वो भी हम स्लाइड्स पे कर लेंगे। तो कल के टॉपिक के साथ मैं रिपल काउंटर्स विद एसिंक्रोनस रीसेट रख लेता हूँ, ठीक है ना। वो बुक ने भी एक कॉन्फ़िगरेशन दिया पर मैं वो वाली नहीं पढ़ाने लगा बीसीडी काउंटर की, मैं अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा जो कि आसान है एक, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि अगर हमने काउंटर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर रीसेट करने हो या अपने रोकने हो तो हम उस पर बेसिकली रीसेट करते हैं उससे एक आगे से, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज का वाला सबक जरा पक्का कर लीजिएगा, कल आ जाएगा। तो आज का सबक पक्का होगा तो कल वाली चीज भी हम जो मैंने बताना है कि हम बीसीडी काउंटर कैसे बना सकते हैं या अपनी मर्जी के टाइम पर कैसे रोक सकते हैं काउंटर को, रोक कर, यानी कि रोकने से मुराद ये नहीं है, रोकने से मुराद ये 0 to 5 करके दोबारा 0 पर कैसे आ सकते हैं और फिर ये साइकिल कैसे चला सकते हैं, ठीक है। वो कल इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आप लोगों को। एनी क्वेश्चंस? वरीशा और शफकत समझ आई आज का लेक्चर? यस सर। Yes, sir. कोई ज्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं था ना, आसान चीज थी, No, sir. ठीक है। एनी एनी अदर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एल्स आज के लेक्चर से रिलेटेड, या कोई और जनरल क्वेश्चंस? चलो वी विल कीप दिस सेशन ओपन। मैं पढ़ाना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया हो रहा है कि थोड़ा सा खुश्क हो गया आज का लेक्चर, इसलिए, वरना वो चीज़ पढ़ाई जा सकती है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगी और थोड़ा सा ब्रेन डिमांड करेगी। हालांकि हल्का सा उसमें 2-3 पॉइंट्स ही, बट चलें कल के लिए उसको रखते हैं। इट डजंट मीन कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसको यूज़ ही करें। चलें बाकी लोग भी जब तक अटेंडेंस का कोई आना चाहे तो उनको बता दें, जो अभी तक नहीं आए हैं अटेंडेंस का कर लें, ठीक है। अच्छा, ईद के बाद कोशिश करेंगे कि क्विज़ेस जो रहते हैं ना, मैंने टोटल 6 क्विज़ेस करने हैं आप लोगों के, तो 3 अभी तक रहते हैं, तो कोशिश करेंगे ईद के बाद एक साथ 2 क्विज़ेस कर लें कोई चैप्टर 5 में से, ठीक है ना, या देख लेते हैं किसी तरीके से ना। और बाकी फिर हमारे पास 2 हफ्ते मजीद होंगे, तो उसमें मैंने पहली बात की पढ़ाने का वाला, तो चैप्टर हमारे इंशाल्लाह एक टॉपिक रहता है बीसीडी एडर्स का, तो वो मैं कोशिश करूंगा मैं इसी में कवर कर लूँ इसी वीक में, क्योंकि बस कल का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद सिंक्रोनस काउंटर्स भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो
आगे देखेंगे हम किस तरीके से उसको कवर करते हैं ना। और असाइनमेंट के अगर आप लोगों के पास आप लोग सारे कहते हैं कि वो जो मैंने सेकंड चैप्टर की असाइनमेंट दी थी, अगर आप लोग वही जमा कराना चाहते हो तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है, वरना छोटी सी असाइनमेंट मैं एक और दे सकता हूँ। तो मैं 3 असाइनमेंट ही रखना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि नहीं आई और वो असाइनमेंट ऑफिस पड़ी है जो पहली दी थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 असाइनमेंट मिनिमम हमने लेनी होती हैं। तो अगर वही आप सेकंड वाली आपके पास है, सीआर बता देगा मुझे, तो वही स्कैन करके आप लोग कर दें, तो असाइनमेंट आप पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालते। वरना मैं एक छोटी सी असाइनमेंट थर्ड भी दे दूं, तो ये किया जा सकता है। सर असाइनमेंट की डेडलाइन ईद के बाद रख दें। नहीं, असाइनमेंट एक तो ये है ना कि असाइनमेंट एक सेकंड असाइनमेंट भी आप लोगों की जो है ना, मैं आपके पास शायद पड़ी होगी, वो वाली है। वरना दूसरी ये कि मैं एक असाइनमेंट खुद से भी यस दे सर। सकता हूँ, नई छोटी सी असाइनमेंट। तो आपके ऊपर है जी उजैर। जी सर, सेकंड असाइनमेंट मोस्टली ने की हुई है काफी पहले, तो वही हम लोग अपडेट कर हाँ, देंगे। कोई मसला नहीं है। मुझे आप बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसकी असाइनमेंट बनाकर एक डेडलाइन बनाकर तो आप लोग अपलोड कर दीजिएगा उसको। लेकिन श्योर उस सर। हाँ, उसकी चेकिंग फिर मैं वेग सी करूंगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करके प्रॉपर। वो बहुत बड़ी असाइनमेंट थी, उसको चलो बंदा ऑन पेपर तो चेक कर सकता है, ऑन पीसी चेक करना बड़ा मुश्किल होगा उसको, ठीक है ना यस सर। वो। हाँ, ये यहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट छोटी इसलिए रखी हुई थी कि चलो उसको चेक भी कर ले बंदा थोड़ा आसानी से जरा। चलें ठीक है, अब बस ये 2 मिनट्स 3 मिनट्स हैं, जो लोग अटेंडेंस नहीं लगा सके अभी तक या आए नहीं है, तो मैंने उनके लिए रखा हुआ सेशन। वरना तो बाकी मेरे ख्याल है काम भी हो गया हमारा। बाकी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह इस वीक हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। एक टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर 6 में जानबूझ के छोड़ा, वो डिजाइनिंग का, और उससे पीछे स्टेट रिडक्शन वगैरह और स्टेट असाइनमेंट मैंने रखी हुई है। वो टॉपिक मैं तो कवर कराता था, बाकी टीचर, लेकिन मैंने देखा वो कभी नहीं कवर कराया उन लोगों ने। वैसे भी मैं कवर कराता था, लेकिन वो उसका ताल्लुक डिजाइनिंग के साथ ही है। तो डिजाइनिंग हम देखेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप से सोचा था हम करेंगे, लेकिन फिर डिजाइनिंग का टॉपिक बिल्कुल ही खत्म कर दिया, क्योंकि ऑन लाइन समझाना डिजाइनिंग के टॉपिक को बड़ा मुश्किल है। एक तो जहन में आया था कि सिर्फ स्टेट डायग्राम, क्योंकि जिस तरह चैप्टर 4 में डिजाइनिंग कम्बिनेशनल लॉजिक की समझाई है ना, कि एक प्रॉपर सिनेरियो गिवन होता है और उसके उससे आपने काम करना होता है, कि मैं पहले ट्रू टेबल आता है, फिर तो इसी तरह पहला स्टेप आता है कि आपको सिनेरियो में स्टेट डायग्राम आती है। तो मेरा जहन था कि स्टेट डायग्राम से आपको आगे वाले स्टेप बता दिए जाएं और स्टेट डायग्राम दे दी जाए आपको पेपर में या ये वो। लेकिन चलें, वो अभी तक तो कोई मुतफिका फैसला ना पेपर का हुआ है ना कुछ हुआ है। तो लेट्स सी कि किस डायरेक्शन में अनरोल होती हैं चीज़ें। तो हमारे पास 2 वीक्स होंगे, अगर पढ़ाना पड़ा तो वो एक लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा या 2 लेक्चर्स का मार है वो टॉपिक, देखेंगे हम लोग उसको। वरना बीसीडी एक एडर मैंने छोड़े हुए थे, वो भी मैं देखूंगा, वो बस इसी वीक में कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस वीक में हमारा सारा जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा काम ईद के लिए बस क्विज की फॉर्म में होगा, तो क्योंकि अभी ईद आ जाएगी तो मैं इस वीक में क्विज लेना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए भी। तो बस ये हम लोग करते हैं। वरना अगर आप लोग थोड़ा सा रेडी हैं, उसको कहते हैं कि चैप्टर 5 का आपको कुछ शुरू का पोर्शन क्विज के लिए दे दिया जाए, तो आप बता दीजिएगा, सैटरडे को या संडे को मैं क्विज कर लूंगा। अगर आप लोग आसानी चाहते हैं अपने लिए तो ये आपकी मर्जी पे होगा। सीआर के थ्रू मुझे बता दीजिएगा, हम कर लेंगे। दिस इज वन लास्ट मिनट फॉर मीटिंग।